देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं बेसिक्स के तुरंत बाद, तो सबसे पहले हम लोग एल्केन को पढ़ते हैं, क्योंकि एल्केन रिएक्शंस के मामले में सबसे बेसिक टॉपिक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा सिलेबस, जिसके बारे में मैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहले मैं थोड़ा सूक्ष्म हो जाऊँ। ये देखिए आपको यहाँ पर जो सिलेबस दिख रहा है उसके अंदर केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन। तो इसमें मैं जो आपको पहले बताऊंगा, पहले मैं आपको एल्केन का बताऊंगा, एल्केन के बारे में। तो आप देखते चलिएगा एल्केन में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। एल्केन में किस तरह के कार्बन एटम होते हैं उनके बारे में। उसके बाद जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमको पढ़ने हैं। उसके बाद हमको फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन पढ़ना है, फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन पढ़ना है, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हेलोजिनेशन, रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो आज के वीडियो में मैं ये सिलेबस के इन पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कशन करूँगा। तो अब नेक्स्ट फ्रेम में आपको सामने दिखाई देगी बोर्ड की ये स्क्रीन। तो चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ बहुत जल्द। अब देखिए, आपको एक सामने वाइट बोर्ड दिख रहा है स्क्रीन में, और इस पे मैं आपको सब चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, ये फुल चैप्टर या फिर इन वन शॉट, एक ही चैप्टर में पूरा हमारा एल्केन टॉपिक कवर होगा। जो मैंने आपको अभी सिलेबस के सारे पॉइंट्स दिखाए थे, वो मैं सारे पॉइंट एक एक करके आपके क्लियर करूँगा। कुछ भी शुरू करने से पहले देखिए, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक्स बताने जा रहा हूँ। और जिसका भी अभी मैंने जिक्र उसमें नहीं किया था, लेकिन ये बेसिक्स हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इसके अलावा हमको दूसरा कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सारे बॉन्ड सिंगल हो, उनको कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरे वो होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है, या जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। हाँ, सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन कहते हैं, या फिर हम इनको पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। एल्केन का ये दूसरा नाम है। सैचुरेटेड को एल्केन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं।
अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन का दूसरा नाम है ओलिफिन्स और एल्काइन का दूसरा नाम है एसिटिलीन्स। तो आपने देखा कि नाम तो कई तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के नाम हो सकते हैं। 3 नाम आपके सामने हैं, एक एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, और इसके अलावा 3 नए नाम आए हैं। बोर्ड पे आप देखते चलिए। 3 नए नाम में एक नाम है पैराफिन्स जो हम एल्केन्स को कहते हैं, दूसरा नाम है ओलेफिन्स जो हम एल्कीन को कहते हैं, और तीसरा नाम है एसिटिलीन्स जो हम एल्काइन को कहते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन मैंने तीनों से रिलेटेड आपको नाम बता दिए। तीनों नाम आप देख सकते हो, ये अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। एक देखिए है पैराफिन्स, एक है ओलेफिन्स और एक है एसिटिलीन्स। 3 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन की खूबी है इसमें सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल होते हैं। एल्कीन में एक डबल बॉन्ड, एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड। हमें अपने इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन के बारे में पढ़ना है, बाकियों से हमें अभी मतलब नहीं है। तो हम अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं, एल्केन पे। देखिएगा ज़रा ध्यान से, बात हम करते हैं एल्केन्स की। तो सबसे पहले कंपाउंड पढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं, कार है, बाइक है, स्कूटी है, जो भी पेट्रोल से चलने वाले जो भी इंजन्स हैं उनकी मैं बात करता हूँ, डीजल से चलने वाले इंजन की बात करता हूँ, सीएनजी की बात करता हूँ, पीएनजी की बात करता हूँ, एलएनजी की बात करता हूँ। ये सभी मेनली एल्केन है। जब आप एल्केन पढ़िएगा तो आप सोचिएगा आप पेट्रोल पढ़ रहे हैं, डीजल पढ़ रहे हैं, केरोसिन पढ़ रहे हैं, पैराफिन वैक्स पढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम जेली पढ़ रहे हैं, वैसलीन, ग्रीस, मोबिल ऑयल वगैरह सब के बारे में आप पढ़ रहे हैं। एल्केन को अगर मैं उस तरीके से आपको बताऊं तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है, और वो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे इसके n की वैल्यू है, ठीक है। जैसे इसकी हम अगर होमोलॉगस सीरीज बनाएं, n = 1 रखेंगे तो C1H2 × 1+2, यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर दीजिए। 2 × 1 हो गया 2, 2 + 2 4 हो गया। ये पहला मेंबर CH4 आया, n = 2, C2H6 आया। और ऐसे ही n = 3 करोगे तो C3H8 आएगा, n = 4 करोगे C4H10 आएगा। इनमें मैंने फार्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि जो डिफरेंस होता है होमोलॉगस सीरीज़ कोई भी होगी उनके मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो CH2 होता है। जैसे C2H6 है, इसमें आप CH2 ऐड कर दीजिए। देखिए C में कार्बन अगर 1 बढ़ा देंगे तो C2 से C3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 बढ़ा दीजिए। कार्बन आपको 1 बढ़ाना है, हाइड्रोजन 2 बढ़ाने। जैसे C3 है तो C4 हो गया, H8 है 8 और 2 10 हो गया। अब अगला अगर मेंबर आप लिखोगे तो C5H12 होगा, 4 का 5 किया, 10 का 12 किया। अगला मेंबर C6H14 आएगा, 5 का 6 किया, 12 का 14 किया। ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो
तो ये होमोलॉगस सीरीज़ है एल्केन्स की। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बहुत आगे तक जाती है। तो ये तो हमारा हो गया सीरीज़ के बारे में, होमोलॉगस सीरीज़ में। और मैंने एल्केन का आपको बेसिक बता दिया। ये आपको नाम आपको पता ही है, ये मीथेन, ये इथेन, ये प्रोपेन, एन लगता है इसमें। और मेथ का मतलब 1 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। ऐसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे करके हम मेंबर को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये हमारा एल्केन का जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब आप देखिएगा ध्यान से कि जो जो मैंने पॉइंट आपको सिलेबस में शुरुआत में मेंशन किए थे, अब वो एक एक करके मुझको लेना है। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट उसमें था उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कार्बन एटम 4 तरह के होते हैं। 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कहते हैं, शॉर्ट में SEC, प्राइमरी को PR कहते हैं। फिर आया 3 डिग्री और इसको हम कहते हैं टर्शरी, TERT। और फिर 4 डिग्री हो गया, क्वाटर्नरी हो गया, QU करते हैं। तो ये अलग अलग नाम है। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन ये पूछा कि हाउ कैन यू क्लासीफाई कार्बन एटम्स in a given alkane, then you have to mention that on the basis of this, carbon may be of 4 types: 1 degree, 2 degree, 3 degree और 4 degree। 4 तरह के होते हैं। अब देखिए, किसी ने आपसे कहा कि भाई 1 डिग्री कार्बन को डिफाइन करिए, तो इसमें बोलेंगे कार्बन directly attached to 1 carbon or none carbon is called 1 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो सीधे सीधे जुड़ा हो एक कार्बन से या एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो, उसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। ऐसे ही अब आपसे कहा 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन, कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 2 कार्बन, इसमें नन से कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से 3 डिग्री कार्बन में 3 कार्बन हो गया, 4 डिग्री कार्बन में 4 हो गया। तो 4 तरह के ये कार्बन होते हैं। अच्छा, अब इसी में हम हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। यहाँ पर कार्बन की जगह पर मैं कर देता हूँ हाइड्रोजन। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नाम रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, दोनों बातें हैं। देखिए ध्यान से, अब हमारा 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, बट 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री H नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखिए
उसको बताने के पहले मैं ज़रा आपको ये बताता हूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसको हम करेंगे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोजन जो सीधे सीधे जुड़े हों, डायरेक्टली अटैच्ड हों 1 डिग्री कार्बन से, उनको हम कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसे कार्बन, अब इसे इसको लिखना है हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन, उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 4 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 4 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री तो 3 डिग्री, 4 डिग्री क्यों नहीं होता है? ये कार्बन देखिए डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच्ड, तो ये हो गया 4 डिग्री कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की होती है 1, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कैसे होती है 4, 6 है ये 2,4, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर ये 4 डिग्री है कार्बन, तो इससे हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इससे क्योंकि 4 कार्बन अटैच्ड हो चुके हैं तो कोई हाइड्रोजन तो अटैच्ड होगा नहीं, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। और इस पे मैं एक आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आपको एक कंपाउंड में दे रहा हूँ और आपसे पूछा गया है कि आपको इस कंपाउंड में ये बताना है कि कितने 1 डिग्री हैं, कितने 2 डिग्री हैं और कितने 3 डिग्री हैं। ये एक हमारा स्ट्रक्चर हुआ। देखिए पहले आपको ये ब्रैकेट को खोलना है, यहाँ पर CH में 2 CH3 जुड़े हैं, तो इसको आपको क्या करना है वो आप देखिएगा, आपको इसमें ये करना है, ठीक है ना, इसमें आपको ये करना है, इसको हमने खोल लिया। अब आप देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कौन है, यहाँ पर इस पर आइए। पहले ये जो CH3 है, इस C से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हुआ। एक्चुअली में जो CH3 आपको दिखते हैं ना, वो सारे 1 डिग्री होते हैं। देखिए ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 1 डिग्री कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 1 से 3 है, 7 3 जा 21 हो गए 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो एक हिंट मिली कि जो भी CH3 होगा वो 1 डिग्री होगा। अच्छा, फिर अब आइए 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में ये CH2 वाले होते हैं, जैसे ये देखिए कार्बन है, इस कार्बन से एक ये कार्बन है और इस कार्बन से एक ये कार्बन है, और ये आगे वाले काउंट नहीं होंगे, डायरेक्टली कार्बन काउंट होगा। एक कार्बन काउंट हो गया फिर आगे के रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ये हमारा 2 डिग्री हो गया। एक ये 2 डिग्री हुआ, एक देखिए ये 2 डिग्री हुआ क्योंकि इससे भी 2 अटैच्ड, और एक देखिए ये 2 डिग्री हुआ। कहने का ये मतलब है कि जो हमारा CH2 होगा इसकी अब 2 वैलेंसी होंगी, तो जो CH2 होगा वो सारे 2 डिग्री होंगे। तो 2 डिग्री हो गया 1 2 3, तो 3 हो गए आपके 2 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन से 2 H है, 2 डिग्री कार्बन से जितने H अटैच्ड होती है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो 6 हो गए आपके 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं।
2-3 क्वेश्चन इस तरीके के आप उम्मीद रखिएगा। अब आप देखिए, अब आते हैं 1 डिग्री के लिए। 1 डिग्री जो CH आपको दिखता है, देखिए C, इससे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन हुए। जब 3 कार्बन हुए तो ये तुम्हारा देखिए 3 डिग्री हुआ CH, ये भी 3 डिग्री हुआ, ये भी 3 डिग्री हुआ। तो एक्चुअल में अगर प्योर एल्केन है तो आप ध्यान रखिए CH की वैलेंसी 3 है, वो 3 डिग्री होता है। तो इसमें CH कितने 1 2 3, तो 3 हो गए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन, और इनसे सबसे एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो 3 हो गए आपके 3 डिग्री हाइड्रोजन। और अब 4 डिग्री वो अकेला, 4 डिग्री ये वाला होता है, इसमें अकेला एक कार्बन है, उससे 4 बॉन्ड हो गए। तो अब ये वाला देखिए 1 2 3 4, और तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तो एक है आपका 4 डिग्री कार्बन। और एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आपको बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचना है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, इस बात को बिल्कुल आपको क्लियर कर लेना। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एल्केन। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप चलिए, अच्छा नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, और कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करिए, पूछिए उसको। देखिए अब आपको पूछा गया है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि लैब में इनको हम कैसे बनाएंगे, इनको बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो ये हमको इसमें बताना है कि कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके हो सकते हैं। पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। देखिए पहला है फ्रॉम एल्कीन एल्काइन, इससे बना सकते हैं फ्रॉम RX, और यहाँ पर हम रिडक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड से, फ्रॉम एल्कोहल, इसमें भी रिडक्शन करेंगे। चौथे नंबर पे है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। पाँचवें नंबर पे है फ्रॉम RCONA। छठवें नंबर पर है कपलिंग रिएक्शन, और सातवें नंबर पर है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कभी भी किसी भी कंपाउंड को हम पढ़ते हैं तो पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, और उसके बाद उसमें जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको पढ़ते हैं। अब भैया लैब पहले जाओगे तो पहले उसको बनाओगे ना, जब बन जाएगा तब तो आप उसको स्टडी करोगे उसके बाद। तो ये चलिए, ये बनाने के आपके सामने सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर हम एल्कीन और एल्काइन से बनाएंगे। जैसे चलिए मैंने एक ये एल्काइन ले लिया, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, प्लस इसको हमने रिडक्शन कराना है। यहाँ कोई मैंने कैटलिस्ट ले लिया, निकल ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, पैलेडियम ले लीजिए।
ये एल्काइन है क्योंकि इस पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपने कहा ये कैसे बनाया, तो बड़ा सिंपल है, 3 कार्बन आपने लेने हैं, 3 कार्बन आपने ले लिए और चूंकि एल्काइन है तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। और अब आपको कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। अब देखिए इस कार्बन से 3 डंडी लगी हैं, जितनी डंडी लगी हो कार्बन के 4 में उन डंडी को माइनस करो। 4 - 3 किया तो 1 हुआ, इससे एक एच जुड़ेगा, यहाँ जोड़ दीजिए। इस कार्बन से देखिए 3 डंडी और 1 डंडी 4 हो गई, 4 - 4 0 हो गया, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन से 1 डंडी है, 3 डंडी इससे जुड़ेंगी। वैसे तो ये आप लोगों को क्लास 9th में नहीं लेकिन 10th में आपको सिखा दिया जाता है, तो वो आपने सीखा होगा, फिर भी मैंने कहा एक बार मैं बता देता हूँ। अब देखिए अब H2 है, यहाँ पर अटैक होगा, ये एक बॉन्ड हटेगा, बस एक H यहाँ ऐड कर दो, एक H यहाँ ऐड कर दो। H2 में 2 H है, H2 का बॉन्ड टूटेगा, देखो H2 में ये बॉन्ड होता है, ये यहाँ से टूट जाएगा, एक H यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ट्रिपल था, ट्रिपल हट गया, अब एक H यहाँ ऐड करो, एक H यहाँ ऐड करो, क्योंकि तभी वैलेंसी फुलफिल होगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, ये CH है तो इसको एक H दे दो, तो ये हो गया CH2, फिर यहाँ बॉन्ड हो गया डबल, फिर ये हो गया CH, यहाँ एक H आ गया और फिर हो गया CH3। यहाँ जो इस स्टेप में जो रिएक्शन हुई है उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे होता है, ये पॉइंट लिखता चल रहा हूँ, इसको आप भी नोट करते चलिए। एडिशन टेक्स प्लेस एट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे हुआ, अभी भी यहाँ पे होगा। फिर से एक हाइड्रोजन दे दो, दोबारा PD लिखने की ज़रूरत नहीं है, PD पड़ी हुई है उसमें। अगले स्टेप में हाइड्रोजन जुड़ेगा, देखिए फिर अब कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अभी एडिशन यहाँ हुआ था, अब एडिशन यहाँ होगा, तो क्या होगा, एक H इधर, तो ये हो जाएगा CH3, बॉन्ड जो डबल है वो सिंगल हो जाएगा, और एक H यहाँ पे CH2 CH3। ये हमको मिला एल्काइन है, इसका नाम इथाइन है, इसका नाम इथाइन क्यों हुआ, इसका नाम 3 है ना, इसका नाम हुआ प्रोपाइन, इसका नाम हुआ प्रोपीन, और ये बन गया प्रोपेन। एक एक करके ये सब बन जाते हैं। एडिशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे होता है, ऐसे ये आपके आराम से बन जाएंगे। तो ये पहला हो गया हमारा फ्रॉम एल्कीन ऑब्लिक एल्काइन। दूसरा देखिए, दूसरा है फ्रॉम RX। RX को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। RX हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन रिएक्शन कैसे करता है, बड़ी सरल तरीके से करता है भाई, वो मैं बताऊंगा भी आपको। इसमें ये रिएक्शन होती है, इसको कहते हैं रिडक्शन। एक एक बारीकी समझते चलिएगा। पहले आप RX के बारे में समझिए। RX कभी भी मिलेगा यहाँ से ब्रेक होगा, इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमेशा ब्रेक होगा। अब ध्यान रखिएगा, R पॉजिटिव होता है, X नेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर है। X का मतलब यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये चूँकि ग्रुप है इसलिए मैंने सब में एक एक वैलेंसी फ्री करी है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करें अगर, LiAlH4, तो ये रिडक्टेंट है, या इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो।
तो जब RX के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, H के साथ एक X चला आएगा, HX निकल जाएगा और एक H यहाँ ऐड हो जाएगा। जब एक H यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा RH और साथ में बनेगा HX, और RH को ही बोलते हैं एल्केन। ठीक है, इसकी जगह R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप आप ले लीजिए तो ये रिएक्शन बन जाएगी। चलिए अब हमारी 2 रिएक्शन हो गई फटाफट। देखिए ये जो सीरीज़ है जो मैं कर रहा हूँ वीडियो की सीरीज़, तो ये स्पेसिफिक है और ये ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्जेक्टिव में थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा वर्किंग ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं वर्किंग ज़्यादा करवा रहा हूँ इसमें। तीसरे नंबर पर देखिए आता हूँ फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल ROH होता है। एल्कोहल के बारे में मैं आपको बात बता दूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इट गिव्स H और OH। एल्कोहल के बारे में जो प्रॉपर्टी जाननी है, ये H देता है या ये OH देता है अपनी रिएक्शंस में। मेन तो इसकी प्रॉपर्टी ये है, हालांकि यहाँ पर हम इसका रिडक्शन करने जा रहे हैं, रिडक्शन करने जा रहे हैं। और रिडक्शन के लिए हमने क्या लिया, हमने रेड फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड लिया। अब देखिए इसमें रिएक्शन बहुत मज़ेदार है। देखिए ये वाला H2HI की ज़रूरत पड़ेगी, ये H हो गया और एक ये हो गया, सीधे सीधे H2O निकल गया। H2O जब आपका निकल गया तब आपके दिमाग में आया कि भैया बचे हुए हिस्से का क्या हुआ, तो देखिए R और H बचा हुआ तो निकल गया, वो आपका ये पूरा हट गया, तो R से H ऐड हो गया, तो ये बन गया आपका एल्केन। जैसे मान लीजिए आपको ये रिएक्शन मैंने दी, ये देखिए इसमें आपको क्लियरली दिखेगा क्या बनने जा रहा है। देखिए ये H, ये H, ये O, H2O निकल गया, C2H5 में H ऐड हो गया, ये बन गया C2H6 प्लस H2। और एक चीज़ और थी, I मिलके I2 बना के भी निकलेंगे, तो ये देखिए आपका I2 बन गया। रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर को हम, जैसे ये है आपका ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। इनको हम या तो रिडक्टेंट कहेंगे और या फिर हम कहेंगे इसको रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए 3 तो आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। अब आते हैं हम नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो पहले ज़रा समझ लीजिए कि कार्बोनिल कंपाउंड है क्या। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड नेम जो आया है वो आया है कार्बोनिल ग्रुप से। देखिए बात समझाता हूँ, कार्बोनिल ग्रुप, तो ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाता है। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन को हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड का मतलब RCHO, कीटोन का मतलब RCOR या RCOR'। ये देखिए आपका है एल्डिहाइड, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये सिमेट्रिक कीटोन है और ये अनसिमेट्रिक कीटोन है। अगर दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप सेम है तो वो सिमेट्रिक हो गया, और दोनों के अगर ग्रुप डिफरेंट है तो वो अनसिमेट्रिक हो गया। इनमें देखिए जैसे RCHO है तो RCHO एक्चुअल में ऐसे बनेगा, ये देखिए, ये देखिए,
RCHO। और ये जैसे बन गया RCOR, ये बन गया RCOR-। इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते थे C++RH। आप ध्यान से देखिएगा इन तीनों कंपाउंड्स में, देखिए C++C++C++। वैसे और भी कई कंपाउंड हैं जिनमें C++ ग्रुप होता है, लेकिन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। एल्डिहाइड ये हो गया, कीटोन ये हो गया, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। तो हमको कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना है। अभी कार्बोनिल कंपाउंड का भी रिडक्शन ही होता है। तो एक बात आप समझ रहे हो, एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिडक्शन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए ये तीनों रिएक्शन आपकी रिडक्शन है। आप ध्यान से देख सकते हो कि ये तीनों जो रिएक्शन है वो आपकी रिडक्शन है। तो देखिए अब कार्बोनिल में आ गए हम लोग। हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने कार्बोनिल कंपाउंड लेना है चौथे नंबर पे, तो मैं पहले रूल बताता हूँ। इसमें क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन ने दिया था ये। इसमें देखिए ये हमारा हो गया, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। फिर यहाँ पर H लेंगे हम, इसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिख दिया हमने ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl। जिंक अमेल्गम, किसी भी मेटल का मरकरी के साथ बना हुआ एलॉय अमेल्गम कहलाता है। तो जिंक अमेल्गम मतलब मरकरी प्लस कंसनट्रेटेड HCl, इन दोनों का मिक्सचर कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। यानी ये ऐसा कॉम्बिनेशन है विच प्रोवाइड द गिवन कंपाउंड नेसेंट हाइड्रोजन विच आर कैपेबल टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो इन दोनों की रिएक्शन से H बने। अब कितने H बनेंगे ये निकाला नहीं जा सकता है। यहाँ पे 4 H लगेंगे, 4H। ये O जो है 2 H ले लेगा, तो देखिए ये H2O बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर तो C बचा सिर्फ। अब यहाँ कुछ भी जुड़ा होगा, जो जुड़ा है वो यहाँ जुड़ा रहेगा। अब यहाँ देखिए ये O हट गया, ये देखिए जैसे हमने हटाया तो यही तो बचा। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसमें कितनी दिख रही है 2, तो 2 डंडियाँ और लगाएंगे ना, एक इधर एक इधर। यहाँ एक H आ गया, यहाँ एक H आ गया, तभी 4H लिया हमने। और यहाँ पर देखिए बन गया CH2। यहाँ पर ये आ गया तुम्हारा CH2। वैसे ये अगर कार्बोनिल, इसको हमने अभी आपको नाम बताया है, इसको अब हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। वैसे CH2 को कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो C++ को CH2 में ये कन्वर्ट करता है। बिल्कुल एक और रिएक्शन है जो इसी से मिलती जुलती है, बस ये वुल्फ ये क्लीमेंशन ने डिस्कवर किया था, और ऐसे ही एक और साइंटिस्ट हुए हैं, 2 लोगों ने मिलके, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ और किश्नर ने क्या यूज़ किया, देखिए इन्होंने एक यूज़ किया NH2 KOH। यही याद करना, यही बहुत पूछा जाता है।
जैसे आपसे पूछा जाएगा कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन में कौन से रिड्यूसिंग एजेंट लिए जाते हैं, तो आप ये और ये बताएंगे। इसका जो नाम है NH2 का, इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन, नाम याद कर लीजिए। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और इथाइलिन ग्लाइकॉल ये होता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, इधर भी एक OH इधर भी एक OH। तो ये हमारा वुल्फ किश्नर रिडक्शन के रिएजेंट हुए। क्लीमेंशन में ये होता है, इसमें बस सिर्फ देखिए इतना फ़र्क होता है। ये हमने लिखा C डबल बॉन्ड O प्लस लिखा 4H, और यहाँ पर ये सब चीज़ें लिख दी, मतलब NH2 रख दिया, KOH रख दिया, ग्लाइकॉल रख दिया। कहने का मतलब ये है कि इनकी आपस में रिएक्शन होती है। जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये हमको हाइड्रोजन देते हैं। यहाँ पे भी 4H, यहाँ पे भी 4H। यहाँ पे ये कंपाउंड ये लिए गए थे, क्लीमेंशन ने ये लिए थे, इनका नाम अमर हुआ। वुल्फ किश्नर ने इसका कॉम्बिनेशन लिया, इनका नाम अमर हुआ। इसमें भी वही बनेगा, देखिए CH2 रिएक्शन तो सेम ही है ना, प्लस H2O। तो अगर हमको मिथाइलिन ग्रुप बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप, तो हम ये दो रिडक्शन यूज़ कर सकते हैं। दो तरह के रिडक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं इसका ज़रा एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ कि अगर इन पे क्वेश्चंस होंगे तो किस तरीके के होंगे। देखिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, हमको ऐसे दिया गया, ये दिया गया और यहाँ लिख दिया गया क्लीमेंशन रिडक्शन, और यहाँ क्या बनेगा, ये कंपाउंड लिया गया, ये क्लीमेंशन रिडक्शन। तो हमने जैसे अभी आपको बताया था, इसको उसी फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए मैंने यूँ लिख लिया HHC डबल बॉन्ड हो, तो ये हमें ग्रुप दिखने लगा, और प्लस हमने ले लिया 4H और यहाँ पर लिख दिया जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl। अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो लिखना नहीं पड़ेगा, रफ में कर लेंगे। सब्जेक्टिव दे रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, और वैसे ऑब्जेक्टिव की तैयारी जब हम करते हैं तो कुछ लिख के ही तो करते हैं ना, तो वो लिखना तो आपको पड़ेगा, नोट्स बनाएंगे। ये मैंने लिख लिया। अब देखिए ये क्या होगा, ये वाला वो हटेगा, जैसे अभी 2H यहाँ ऐड हुए थे, ये चीज़ बन जाएगी। इसको मैं पूरा आपको दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये हमारा ये 2H आ गए, 2H ये पहले से जुड़े थे, प्लस H2, इसको इकट्ठा करके लिख लो, देखिए मीथेन बन गई। ये तरीका होता है करने का। जैसे एक आपको ऐसे पूछ दिया गया, अब की बार उसने दिया एसीटोन और यहाँ लिख दिया वुल्फ किश्नर रिडक्शन, और यहाँ क्या बनेगा। अब की उसने एक खेल और खेल दिया। पहली बार उसने फार्मूला दे दिया, तब की फार्मूला भी नहीं दिया, बोला फार्मूला भी अपने आप निकालो। अब आपको एसीटोन का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए ये होता है CH3OCH3, और इसको भी अगर आप इसी फॉर्म में लिखेंगे ना तो मज़ा आएगी। इसको भी देखिए C डबल बॉन्ड O की फॉर्म में लिख लिया। अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा रिवाइंड करें अपने इस वीडियो क्लास को, आपको दिखेगा कि मैंने जो रिएक्शन आपको लिख के दिखाई थी वो ऐसे दिखाई थी। उसमें ये नहीं लगा था, और इधर भी ये नहीं लगा था, और बाकी सब सेम था। यहाँ जो लगा है वो यहाँ लगा रहेगा, यानी जो यहाँ लगा है वो इधर लगा रहेगा। अब आप देखिएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट होता है, प्लस H2O बना, और इसको अगर हम इस तरीके से लिख लें तो देखिए ये हमारा बन जाएगा प्रोपेन। ये हमारा प्रोपेन बनके तैयार हो गया। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम इसको बना सकते हैं, और ये भी रिडक्शन है।
तो इसमें रिडक्शन हुआ, इसमें रिडक्शन हुआ, इसमें रिडक्शन हुआ। अरे भैया रिडक्शन का तो इन रिएक्शंस में बड़ा ही जलवा है, बाकी सब कुछ हलवा है। अच्छा अब देखिए आते हैं रिएक्शन नंबर 5 पे। 5 बताने के पहले देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से कराई तो बना RCONA प्लस H2O। भैया कैसे बना? तो बड़ा आसान है, देखिए मैं बताता हूँ। ये एसिड है तो अपना H देगा, ये बेस है तो अपना OH देगा, H और OH मिलके पानी बनाएगा, RCOONA ये बन गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, तो इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा सोडियम सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रिएक्ट करता है, सोडियम सॉल्ट करता है। तो देखिए कैसे बनेगा RCONA। देखिए जब भी मैं रिएक्शन आपको R की फॉर्म में बताऊंगा तो उसका मतलब क्लियर है कि वो आपकी रूल है। R का मतलब वैसे अल्काइल ग्रुप होता है और R का मतलब और वैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, और R का ऐसे मतलब रूल भी आप समझिए। किसी भी रिएक्शन को R की फॉर्म में बता रहा हूँ तो वो रूल है। इसके बाद इसकी रिएक्शन हमने NaOH लिया, CaO लिया, तो इसमें ये देखिए आपका ग्रुप निकल जाएगा। मतलब यहाँ से COONA निकलेगा, यहाँ से NaO निकलेगा, R को H मिलेगा, RH बनेगा, यही तो एल्केन है और बना सोडियम कार्बोनेट। इसमें देखिए जो हमने NaOH लिया है उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। जो भी हमने NaOH लिया है उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, और जो CaO होता है वो क्विक लाइम या लाइम बोलते हैं, चूना। अच्छा इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। किसी ने पूछा भाई कास्टिक सोडा क्या है, तो बोलिए द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। दो चीज़ें क्यों ली जा रही हैं? रिएक्शन तो सिर्फ NaOH कर रहा है, तो उसकी देखिए वजह क्या है। इसमें जो लाइम का काम है टू मेक NaOH ड्राई, इसको ड्राई रखना, क्योंकि ये NaOH नमी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये रिएक्शन ये पलट के RCOOH बन जाएगी और फिर उसके बाद रिएक्शन बेकार हो जाएगी। मतलब अगर कोई आपसे इसमें पूछे कि इसमें आपने RCOONA के लिए आपने सोडा लाइम क्यों लिया है, तो आप बताएंगे कि NaOH तो मेनली रिएक्ट करेगा और CaO का काम है NaOH को ड्राई रखना, क्योंकि अगर NaOH ने मॉइस्चर ले ली, ये मॉइस्चर वाटर है, इससे जब रिएक्ट करेगा ये रिएक्शन रिवर्स होने लगेगी, RCONA प्लस वाटर इससे RCOH बन जाएगा और फिर रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन को करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें आपका होना चाहिए RCOONA, मतलब हमको सोडियम सॉल्ट चाहिए, सोडियम सॉल्ट हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ये इसके बारे में हो गया। एक मैं रिएक्शन इसकी भी बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। जैसे हमने लिया CH3CH2 CONA और हमने कहा इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से करा दो, तो देखो हमको समझना चाहिए ये R है, मतलब जो भी कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो R है, एल्काइल ग्रुप है। ये CONA, हमको मालूम है कि CONA NaO से रिएक्ट करता है। अब ये वाला H जो बचा है वो यहाँ ऐड होगा। CH2 को अगर देखो H मिल गया तो क्या बनाएगा
ये हमारा बन जाएगा इथेन। और ये दोनों चीज़ें जब जुड़ेंगी CO Na और NaO तो ये बन जाएगा Na2CO3। क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, तो इसको हम लोग इस रिएक्शन को डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, यानी कि CO2 का निकलना। CO2 या तो डायरेक्टली निकलती है और या फिर मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में निकलती है। चाहे CO2 निकले चाहे मेटल कार्बोनेट निकले, इन रिएक्शन को हम कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये रिएक्शन हमारी डिकार्बोक्सिलेशन हुई। ठीक है, सोडा लाइम का यूज़ किया हमने, तो हमारी रिएक्शन नंबर 5 भी हो गई। अब देखो 5 के बाद अगली जो रिएक्शन है वो कपलिंग रिएक्शन है। तो इसको अभी मैं आगे आऊँगा क्योंकि ये अलग से भी सिलेबस में था, यहाँ तक देखिए हो गया है। तो पहले मैं कोल्बे करता हूँ और कपलिंग रिएक्शन को अलग से बताता हूँ क्योंकि ये सिलेबस में अलग से मेंशन किए गए। 7 नंबर की रिएक्शन को करिए, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हमको कराना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है? देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस का जो मतलब है वो ये होता है कि एक सेल हमको बनाना है। एक हमने बर्तन ले लिया, बीकर ले लिया, उस बीकर में हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया जिस भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। उसके बाद उसमें ऐसे 2 प्लेटें डाल दी मेटल की, उन प्लेटों को वायर से ऐड कर दिया। कुछ कहानी इस तरीके की होती है। ये बर्तन है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये आपकी प्लेटें हैं, ये आपकी प्लेटें हैं, ये तार से जोड़ दिया, बैटरी बना दिया। बस यहाँ पे रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, और उसमें फिर हमको जो कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अगर आपने पढ़ चुके होगे तो उसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे अभी आप पढ़ोगे। तो देखिए 7वें नंबर पे कोल्बे में भी हमको RCONA लेना है। बस इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेना। इसका बहुत सरल तरीका है। देखिए R को जोड़ दीजिए, R, ये आपका एल्केन बन गया। फिर CO मतलब CO2 और ये CO मतलब CO2, तो 2 CO2 बन गए और 2 Na निकल गए। वैसे Na+ की फॉर्म में निकलेगा और इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बैलेंस भी हो गया हमारा। जैसे आप देखिए CH3CONA, जैसे यहाँ K भी ले सकते हो आप, पोटेशियम भी ले सकते हो आप, जैसे इसका नाम है पोटेशियम इथेनोएट। आप देखिए 2 मॉलिक्यूल आपने ले लिए और यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस लिख दिया। अब आप देखिए ये दोनों, ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए ये बन गया इथेन, और ये CO2 और ये CO2, 2 CO2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, 2K निकल गए, और अब K+ की फॉर्म में निकलेगा तो इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्स में यही तो इलेक्ट्रॉन का खेल होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो ये हमारा इथेन बन गया। ये भी रिएक्शन को हम डिकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2 और रिमूवल ऑफ एनी मेटल कार्बोनेट, उसको हम लोग कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है।
तो आप देखिए आपका ये जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद किस चीज़ का नंबर है, वो है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टी में दो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं, एक सॉल्युबिलिटी है और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और कभी कभी थोड़ा फिज़िकल स्टेट पे भी ध्यान देना है। चलिए अब हम फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में पहले आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। हम एल्केन की बात कर रहे हैं। देखिए एल्केन का मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर हमको मालूम है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ये नॉन पोलर है, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, नॉन पोलर है। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नॉन पोलर होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी नॉन पोलर होता है। ये दोनों तरह के बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं, इनमें प्लस माइनस कैरेक्टर नहीं होता है। अच्छा, इसलिए इनमें लंदन फोर्सेस पाए जाते हैं और ये ध्यान रखिएगा कि ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। सबसे कमज़ोर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले सबसे कमज़ोर जो फोर्सेस हैं उन्हीं को हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। ये एल्केन में पाए जाते हैं और इसका असर इनकी प्रॉपर्टीज़ पे पड़ता है। चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। पहली चीज़ मैं बात करूँ अगर इनकी फिज़िकल स्टेट का, तो किसी भी होमोलॉगस सीरीज़ में हम जाते हैं तो उसमें सॉलिड से अगर शुरुआत हुई, गैस से शुरुआत होती है अक्सर, और गैस से फिर लिक्विड मिलते हैं। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं और उसके आगे लिक्विड से फिर सॉलिड मिलते हैं। अगर कोई होमोलॉगस सीरीज़ गैस से भी है और कभी कभी लिक्विड से भी शुरुआत होती है। अगर हम एल्केन की होमोलॉगस सीरीज़ की बात करें तो एल्केन में जो शुरुआत के जो मेंबर हैं उसमें देखिए एक कार्बन से 4 कार्बन तक के जो मेंबर हैं वो गैस होते हैं। देखिए जैसे मेरा मतलब ये है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चारों गैसेस होती हैं। उसके बाद C5 से C17 तक लिक्विड्स होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दिया जाता है। और फिर C18 एंड अबव, इसके आगे तक के जो होते हैं ये सॉलिड्स होते हैं और वो ज़्यादातर वैक्सी होते हैं, वैक्स की तरह, मोम की तरह, ग्रीस की तरह, उस तरीके से होते हैं। तो ये इसकी फिज़िकल स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया। इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस लंदन फोर्सेस होते हैं, इसीलिए शुरुआत के मेंबर गैसेस होते हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और इसी तरीके से उनकी फिज़िकल स्टेट चेंज होती जाती है। अच्छा, अब देखिएगा कि हम दूसरी बात लेने जा रहे हैं और वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर एक जो होता है ये एक पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब है उसमें प्लस माइनस होता है। तो पोलर सॉल्वेंट में वही चीज़ें डिज़ोल्व होने के चांसेस होते हैं जो खुद भी पोलर हो, मतलब उनमें खुद भी प्लस माइनस हो, और एल्केन में कोई प्लस माइनस होता नहीं है। इसीलिए ये इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। और
soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, टॉलिन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इनमें सब में ये सॉल्युबल है एल्केन, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो देखिए ये आपका सॉल्युबिलिटी की बात भी हो गई। उसके बाद अब जो तीसरी चीज़ हम लेते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, या जिसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। तो जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा उतना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और मोलर मास ज़्यादा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है। अच्छा, सरफेस एरिया ज़्यादा है और फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर ब्रांच होंगी ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। इस तरीके से करते हैं। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ BPMP, बॉइलिंग पॉइंट ले लेता हूँ, मेनली बॉइलिंग पॉइंट ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने पहले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, इसके बाद नंबर आया इसका। देखिए इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन इसमें ब्रांच लग गई। दोनों के मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, लेकिन दोनों के जो वो है, दोनों के ऊपर जो मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में ब्रांचिंग का फ़र्क है। इसमें ब्रांच ज़्यादा है, इसमें ब्रांच है ही नहीं। तो ब्रांच ज़्यादा है तो ये बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। उसके बाद जैसे हमने मॉलिक्यूल को छोटा कर दिया, इन दोनों से कम है इसका मॉलिक्यूलर मास, 3 कार्बन है। उसके बाद 2 कार्बन ले लिए, उसके बाद 1 कार्बन ले लिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे आज कंप्लीट होगा इस वीडियो में, तो अगले में एक ही शॉट में, एक ही वीडियो में मैं आपको इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, धैर्य रखिएगा, पढ़ते जाइएगा, ठीक है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात हुई। और अब हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट सब हो तो गया, सॉल्युबिलिटी भी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की कंप्लीट हो गई। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी के बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं एल्केन की, लेकिन इसमें हमको केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंशन की गई हैं, हम वही केमिकल प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। देखिए इसमें एक जो बात की गई है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक बात की गई है हैलोजिनेशन। मैं दो सिलेबस के 2 पॉइंट के बारे में बात करूंगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और दूसरा इसी के अंदर हैलोजिनेशन भी आ जाएगा, इसकी बात करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो देखो एल्केन जो होते हैं इनके अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी होती। देखिए ये जो R से जुड़ा हुआ H है, ये रिप्लेस्ड बाई ClBrI, 3 तो ये हो गए, NO2 हो गया,
SO3H हो गया। तो ये 5 रिएक्शन ये देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन। इसमें ये 3 हेलोजिनेशन है और ये भी सब्स्टिट्यूशन में आता है। देखिए अगर H की जगह Cl आएगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोरीनेशन, अगर H की जगह Br आएगा उसको कहेंगे ब्रोमिनेशन, अगर I आएगा उसको कहेंगे आयोडीनेशन, और इन तीनों को कलेक्टिवली कहेंगे हेलोजिनेशन। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ ये रिएक्शन। उसके बाद NO2 अगर H की जगह पर आएगा तो इसको हम कहेंगे नाइट्रेशन। H की जगह NO2 आया उसको बोलेंगे नाइट्रेशन, और अगर H की जगह SO3H आएगा तो उसको बोलेंगे सल्फोनेशन। तो ये हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें पहले 3 ये हैं, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। मैं हमेशा इसको ऐसे याद कराता हूँ, CBINS। CBI नेशनल सिक्योरिटी को कंट्रोल करती है काफ़ी हद तक। CBI में C का मतलब है क्लोरो Cl, C का मतलब Cl, B का मतलब Br, I का मतलब I, N का मतलब NO2, S का मतलब SO3H। H की जगह Cl आएगा क्लोरीनेशन, H इज रिप्लेस्ड बाय Br ब्रोमिनेशन, H is replaced by I iodination, H is replaced by NO2 nitration, and finally H is replaced by SO3H सल्फोनेशन। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होते हैं तो ज़रा इसको भी एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन ये रिएक्शन नहीं देता है, फ्लोरीनेशन नहीं होता है एल्केन का, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए फ्लोरीनेशन नहीं होता है। देखिए मैंने पहले लिया क्लोरीनेशन, देखिए RH ये हो गया हमारा एल्केन, और इसकी रिएक्शन कराइए किससे, Cl2 से। यहाँ पर H न्यू मतलब सनलाइट ले लीजिए या फिर इसको हीट कर दीजिए 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्या होगा, H हटेगा, उसकी जगह Cl आएगा, RCl बना, HCl बना, हो गया सब्स्टिट्यूशन। इसी को बोलते हैं क्लोरीनेशन, क्योंकि H की जगह पर Cl आया है। फिर देखिए दूसरी रिएक्शन हुई ब्रोमिनेशन। अब देखिए आप कंडीशन सिमिलर, वैसे भी Cl जैसी रिएक्शन देता है वैसे ही Br देता है, तो इसमें वही हो गया, इसमें भी RBr बना, HBr बना, ये हमारा ब्रोमो एल्केन बन गया। तीसरा आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। अब अगर रिएक्शन दोनों तरफ होने लगी तो मुश्किल ये हुई कि RI का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इसमें हम कहेंगे कि इसमें लो प्रोडक्शन होता है, RI कम बनता है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, बनने वाली चीज़ फिर से इसमें रिवर्स हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए हम इसमें ऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेंट क्या करता है, HI को रिएक्शन कर देता है, HI बचेगा ही नहीं। देखो ये होता है, आप 2 HI ले लो, ऑक्सीजन ले लो। भाई देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। इन्होंने दिया ऑक्सीजन दिया, नेसेंट ऑक्सीजन है, जैसे नेसेंट हाइड्रोजन बताया था रिडक्शन में, ये ऑक्सीडेशन है। HI के साथ रिएक्शन होगी, H2O + I2 बनेगा। अभी क्या हुआ कि जो HI
जब तक RI को HI नहीं मिलेगी तब तक ये रिएक्शन होगी नहीं। तो इसको तो हमने HNO3 की वजह से इसको तो ख़त्म कर दिया, इसीलिए बैकवर्ड रिएक्शन कुछ कम हो जाती है तो कुछ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये जो 3 रिएक्शन है इनको हम कहते हैं हैलोजिनेशन, और ऐसे ही सल्फोनेशन और नाइट्रेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए D नंबर पे आते हैं नाइट्रेशन। देखिए ये एल्केन है और ये हमारा, ये देखिए HNO3। HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसीलिए HONO2 लिखा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। तो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसको आप ले लीजिए और इसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दीजिए, बस HOH निकलेगा और बन जाएगा RNO2। इसका नाम है नाइट्रो एल्केन। उसके बाद आते हैं सल्फोनेशन। देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है और ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में OH दिखेगा आपको, और ये H और ये OH आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा RSO3H और बनेगा H2O। इसका नाम होगा एल्केन सल्फोनिक एसिड। देखिए ये आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, और इसके साथ साथ इसमें मैंने आपको CBI NS दोनों मैंने पांचों आपको रिएक्शन मैंने आपको बता दी। अब चलिए अगले में मैं 2 रिएक्शन लेने जा रहा हूँ, वो आपके सिलेबस का पार्ट है, वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स-फिटिग रिएक्शन। 2 रिएक्शन लेने जा रहा हूँ, तो 2 सिलेबस में मगर 3 रिएक्शन हमको पढ़नी पड़ेंगी। 3 पढ़ेंगे तभी बात बनेगी। एक पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन, एक पढ़ेंगे फिटिग रिएक्शन, एक पढ़ेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। वैसे ये रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ते हैं, कपल बनाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जब आप इनके क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन करने के लिए अपनी एक अलग डिटेलिंग है, थ्योरी की अलग डिटेलिंग है। एक बार थियरी आप पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत होती है, उसकी एक अलग आपकी डिटेलिंग है। तो ये आपके कपलिंग रिएक्शन की बात हो रही है, कपल बन जाता है आपका। तो चलिए देखता हूँ इसको। देखिए पहले मैं बात करता हूँ वुड्स रिएक्शन की। नंबर A पर वुड्स रिएक्शन। देखिए RX की रिएक्शन सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये है हेलो एल्केन, ये है सोडियम, ड्राई ईथर। पानी ले नहीं सकते हैं क्योंकि सोडियम पानी में जलने लगता है, इसीलिए हम इसमें ड्राई ईथर लेते हैं एक सॉल्वेंट के तौर पे। RX की रिएक्शन इससे होती है तो हमको एल्केन बनता है। देखिए कैसे बनता है, इसके लिए मैं आपको 2 केस बताता हूँ। केस फर्स्ट देखिए, 2RX R सेम, मतलब RX लिया और दूसरा भी RX लिया, दोनों मॉलिक्यूल सेम है। देखिए RX 2Na XR, RX ले लिया, 2Na ले लिए और XR, उसको लिख दिया इस तरीके से, थोड़ा आपको सरल लगेगा। और ये देखिए
ये आपका निकल गया। आर में आर ऐड हो गया, आर आर बन गया, 2NaX बन गया। आर एक्स से आर आर बन गया, ये एल्केन हो गया। ये असेंडिंग द सीरीज में काम में आता है, कन्वर्जन में, मतलब कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना, एक कार्बन से 2 कार्बन करना, 2 कार्बन से 4 कार्बन करना। ये यूज़ किया जाता है टू डबल नंबर ऑफ कार्बन। ये डबल करने के काम में आता है, मतलब 1 से 2 बना लो, 2 से 4, 3 से 6, 3 to 6, 4 to 8 एंड सो ऑन। इवन नंबर में काम में आता है, 2, 4, 6, 8 बन सकते हैं। ऑड नंबर में ये काम नहीं आएगा, ऑड नंबर में ये रिएक्शन बेकार हो जाएगी। तो ये हमारा केस फर्स्ट हुआ। अगर दोनों मॉलिक्यूल ये सेम होंगे तो एल्केन मिलेगा, लेकिन केस सेकेंड देखिए क्या होगा। इफ़ वी हैव RX एंड R-X, मतलब इसमें डिफरेंट हेलो एल्केन है, दोनों हेलो एल्केन अगर डिफरेंट हैं तो ये हमको क्या करना है, तो वो हमको समझने की कोशिश करनी है। देखिए, एक RX लिखा प्लस R-X लिखा प्लस सोडियम लिखा और यहाँ ड्राई ईथर। याद करिए इसको, इस पॉइंट को। अगर ये दोनों अलग होंगे तो 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। देखिए, पहले इसको डबल कर दीजिए तो RR बना, फिर इसको डबल कर दीजिए R' बना, फिर R के साथ R' ले लीजिए, RR बना, RR' बना, R' बना और 2NaX निकल गया। तो यहाँ पर हमको प्योर एल्केन मिलता है, सिंगल एल्केन मिलता है, एक एल्केन मिलता है। प्योर का मतलब है कि 1 एल्केन, एक एल्केन मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन, इसलिए ये रिएक्शन बेकार होती है, क्योंकि ये मिक्सचर मुश्किल हो जाएगा इनको अलग अलग करना, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी मिलती हैं तो इनको अलग करना मुश्किल होता है। ये हमारी वुड्स रिएक्शन के 2 केस हो गए। जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता ही देता हूँ। जब भैया डिटेल में लिया है तो बड़ा वीडियो है तो डिटेल में लेके चलना पड़ेगा ना। देखिए, बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने ये लिया CH3Cl प्लस Na प्लस ClCH3 और यहाँ पे ड्राई ईथर लिख दिया। अब हमने देखा ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो सेम है तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ आपको 2 करना पड़ेगा, 2 NaCl निकल जाएगा, CH3 में CH3 ऐड हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा इथेन। दिस इज इथेन। ये आपका इथेन बन के तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहीं पर आपको एक हमने CH3CH2Cl लिया, दूसरा हमने CH3Cl लिया, दोनों अलग हो गए। इसमें R ग्रुप ये है CH3CH2, इसमें R ग्रुप CH3 है और इसमें साथ में 2Na ले लिया, ड्राई ईथर इसमें भी ले लिया। ऐसे अगर बनाओ तो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा। अब इसमें क्या होगा, ये R है, इसको मान लो ये R है और इसको मान लो ये R'। तो पहले R बनेगा, देखना ध्यान से, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 से ध्यान रखिएगा। 2 जब तुमको R जोड़ने हैं, देखिए एक R आपका ये हो गया और दूसरा R आपका ये हो गया, तो वैलेंसी तो फ्री CH2 पे ही होगी ना। यहाँ से अगर ब्रेक करोगे तो CH3 CH2, तो CH2 पे वैलेंसी फ्री होगी, तो फ्री वैलेंसी को ऐड करना, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इस बॉन्ड से जुड़ के सिंगल बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। प्लस क्या बनेगा, प्लस इसको डबल कर दो, इसको डबल करोगे R हो गया। जैसे मैंने आपको बताया है,
ये जो तुम्हारा बना ये आर है, तो ये भी आर है, तो ये आर आर हो गया। और ये अगर आर डैश है तो ये आर डैश हो गया, क्योंकि ये भी आर डैश है। और एक में आर में आर डैश जोड़ दो, CH3 CH2 CH3, देखो ये आर है और ये आर डैश। तो ये ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन, इन तीनों का मिक्सचर मिल गया। तो ये हमारी है कपलिंग रिएक्शन का एक वुड्स रिएक्शन। अब जब हम लोग वुड्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो इसके साथ 3 रिएक्शन चलती है, इसीलिए मैंने आपको तीनों एक साथ बताई। एक वुड्स है, एक फिटिग है और तीसरी है वुड्स फिटिग। तो पहले देखिए, आपने वुड्स रिएक्शन देखी। वुड्स रिएक्शन में होता क्या है कि इसमें आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ RX, ये आपको पता है कि ये एलिफेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड है। एलिफेटिक का मतलब जिसमें रिंग ना हो, ओपन चेन कंपाउंड हो। तो ये देखिए हमारी हो गई वुड्स रिएक्शन। इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं RX के। अच्छा, इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपके लिए काम में आएगा। मतलब मैं इसको इसमें मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा है वुड्स रिएक्शन। इसमें 2 मॉलिक्यूल RX के होते हैं एलिफेटिक। अब मैंने दूसरे नंबर पे लिखा कि फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5X, ClBrI कुछ भी ले सकते हो, ये एरोमेटिक हो गया। जैसे RX होता है हेलो एल्केन, तो ये होता है हेलो एरीन। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल एलिफेटिक लेंगे तो वो वुड्स रिएक्शन होगी। अगर दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक होंगे तो वो हेलो एरीन होगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया क्लोरोबेंजीन। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये हमारा है क्लोरोबेंजीन और ये है सोडियम। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे वुड्स रिएक्शन का पहला वाला केस था। देखिए यहाँ पर ईथर है, वही ड्राई ईथर। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये निकलेगा, देखिए इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। अगर दोनों एलिफेटिक है, हेलो एल्केन है, तो वुड्स रिएक्शन। अगर दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, हेलो एरीन है या क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने। अब देखिए 2NaCl तो निकल गया, मतलब ये पूरा टुकड़ा हटा दीजिए, बाकी को ऐड कर दीजिए। ये देखिए, ये इसका नाम है बाईफिनाइल। ये C6H5 है। C6H5 को फिनाइल कहते हैं और बाई 2 के लिए यूज़ होता है। तो इसमें बन के तैयार हुआ हमारा बाईफिनाइल। तो 2 मॉलिक्यूल हेलो एल्केन के लेंगे तो वुड्स रिएक्शन होगा। जब दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक के लेंगे तो फिटिग रिएक्शन हुई। अब आप समझ गए होंगे वुड्स फिटिग का क्या मतलब हुआ। वुड्स फिटिग का क्या हुआ, तो इसमें क्या होगा कि 1 मॉलिक्यूल होगा RX और 1 मॉलिक्यूल होगा एरोमेटिक हैलाइड। एक एलिफेटिक हैलाइड, एक एरोमेटिक हैलाइड, मतलब एक RX ले लो और एक एरोमेटिक ले लो। तो मैं आपको तीनों का देखिए कंबाइंड तो मैंने कर दिया, और अब हम लोग तीसरी
रिएक्शन में आ रहे हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन में। देखिएगा ध्यान से, वुड्स फिटिक रिएक्शन का अगर हम एग्जाम्पल लिखें, देखिए एक मैंने ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, प्लस मैंने ले लिया 2Na, प्लस मैंने ले लिया CH3Cl और ले लिया ईथर। तो देखिए ये Cl निकल गया, ये Cl निकल गया, ये 2Na निकल गए, मतलब 2NaCl निकल गया। अभी क्या होगा कि यहाँ से Cl हटा है, ये वाला CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये बन गया, इसको कहेंगे टॉल्यूल। तो 3 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक, और एक मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। चलिए, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, अब वो घड़ी भी आ गई। इसमें क्या है, इसमें लास्ट में सबसे आखिर में टॉपिक है हमारा, और वो है हैलोजनेशन, रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। हैलोजनेशन, रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। देखिए ज़रा बात को समझिएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। एक तो आप ये ऑर्डर याद रखिए। दूसरा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये हमने हाइड्रोजन के लिए है। 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे इजीली रिप्लेस होता है, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ एक टर्म है रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूँ कि रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेलेक्टिविटी होगा। रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लीजिए हम Cl2 और Br2, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में। और मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अभी बताऊंगा इस बात को समझाने के लिए। थोड़ा कठिन टॉपिक है। देखिए मैं यहाँ पर इन दोनों के बारे में कर रहा हूँ। तो देखिए Cl2 ये जो है मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, सो लेस सेलेक्टिव है। रिएक्टिव ज़्यादा है तो सेलेक्टिव कम है। और Br2 इज़ लेस रिएक्टिव, सो मोर सेलेक्टिव। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी सेलेक्टिविटी कम होगी। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वो नहीं देखेगा, सबको हटाएगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे हमने ये एक रिएक्शन ली, ये हमने एक रिएक्शन ली, इसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराई। अब देखिए ये हमारा, ये जो हमको दिख रहा है CH3, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। रिएक्टिविटी में 2 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा इजली से निकलता है, ये आसानी से निकलेगा, ये कम आसानी से निकलेगा।
लेकिन ये क्लोरीन है, ये सबको निकालेगा। यानी कि जब इसकी रिएक्शन होगी तो एक तो आप इनमें या इनमें किसी भी एक में आप H को हटा के Cl लगा दीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, यहाँ से एक H हटाया, उसकी जगह हमने Cl लगा दिया। एक तो ये कंपाउंड बना। आप यहाँ से हटा के बनाओगे तो वो भी यही होगा, और यहाँ से हटा के बनाओगे तो वो भी यही होगा। और अगर अभी इस बात समझ में नहीं आया है तो अगले पार्ट का इंतज़ार करिए, जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपको सब समझाऊंगा। अब देखिए ये H अलग टाइप का है, इसको भी हम हटाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको हटा दिया, इस वाले H को हटा के भी Cl लगा दिया, CH3 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 और Cl। तो इसमें दोनों बनेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो लेस सेलेक्टिव है। ऑल्दो 2 डिग्री इज़ मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, तो इसलिए जो है इसमें दोनों का प्रोपोर्शन लगभग बराबर होगा। मान लो 50-50 है, या हो सकता है ये आपका 55 हो या 45 हो, इस रेंज में आपको मिलेगा। चलिए एक ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया 55% और ये 45%, वो लगभग आसपास बने। लेकिन मान लीजिए अगर इसी रिएक्शन को अगर हम ब्रोमीन से कराते हैं, अब आपको पता है कि ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है तो ज़्यादा सेलेक्टिव होगी, यानी इसके लिए ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाला ये बनाएगा ही नहीं। यानी आप समझिएगा बात को, यहाँ पे मैंने Br किया और ये ग्रेटर देन 90% बना। दूसरा वाला ये बनाएगा ही नहीं क्योंकि ये सेलेक्टिव ज़्यादा है, रिएक्टिव कम है तो ये सेलेक्टिव ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका, अब ये मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया, और इन वन शॉट, एक शॉट में मैंने इसको पूरा करा दिया, फुल चैप्टर हो गया। अब जब अगली बार मैं मिलूँगा तो इन्हीं पे बेस्ड, इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस के साथ मिलूँगा। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।